तो मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसका सपोर्टिंग लिटरेचर का रेफरेंस भी दे रहा हूँ। पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है उसमें प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन होता है एंड दैट इज प्राइमरली ड्यू टू कैल्शियम चैनल्स। बेटा मल्टीपल करेक्ट में अगर मार्जिनली भी कोई स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसको ये लोग कई बार करेक्ट कंसीडर करते हैं। मान के चल रहे हैं कि अगर टी सेल का पॉपुलेशन ड्रॉप कर रहा है तो जेड भी ड्रॉप करता अगर ये एंटीबॉडी है तो। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल है। चलिए, हम सब ने एनएसईबी का पेपर देखा, एनालाइज किया, आप सब लोग ने भी अपने अपने आंसर मैच किए जो आंसर की हम लोगों ने दी थी। एंड जो टेंटेटिव आंसर की आईएपीटी ने हमें दी है एनएसईबी के लिए, एनएसईबी 2025 का जो पेपर हुआ था 23 नवंबर को, उसमें कहीं कुछ आंसर्स मिसमैच हो रहे हैं। और ये मिसमैच मोस्टली इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो टेंटेटिव आंसर की है उसमें हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इसीलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ जूलॉजी की, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे आंसर की और टेंटेटिव आंसर की में मिसमैच आ रहा है वो था क्वेश्चन नंबर 7, है ना। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसके अंदर उन्होंने बात की थी ओबीज रनर्स एंड नॉन ओबीज रनर्स की, और बोला था कि किस में मसल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और मसल एंड्योरेंस किस में ज्यादा होगी, है ना। इस पे ये क्वेश्चन था बेटा। हम लोगों ने जो आंसर आपको दिया था, पीडब्ल्यू ने जो आपको आंसर दिया था, दैट वाज ऑप्शन सी। obese runners have higher muscle strength but lower muscle endurance compared to non obese runners। और हम लोग यही आंसर पे स्टिक करेंगे बेटा, इसी आंसर के साथ आप चलिए, क्योंकि अभी टेंटेटिव आंसर की आया है, एक्चुअल जो आंसर की आएगा हो सकता है उसमें कुछ करेक्शन हो जाए। ये आंसर मैं क्यों लगा रहा हूं, वैसे आंसर की में बी दिया हुआ है ना। हम लोगों ने आंसर सी लगाया था और हम आंसर सी के साथ ही जाएंगे बेटा। क्यों लगाया है ये देखो बेटा, कुछ आपको मैं दिखाता हूं रिसर्च आर्टिकल्स जिसमें ये सारी बातें की गई हैं। तो ये एक रिसर्च आर्टिकल है बेटा, है ना, बायो जीरोंटोलॉजी की 2015 की, जिसमें उन्होंने ओबेसिटी का इंपैक्ट दिखाया था ऑन स्केलेटल मसल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर एडोलेसेंट से लेकर के ओल्ड एज तक में, है ना। और इसमें क्लियरली देखो बेटा एक लाइन लिखी हुई है कि द कंसेंसस इज दैट ओबीज इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ एज हैव greater absolute maximum strength compared to non-obese person, है ना। बात समझ में आ रही है। जबकि जो टेंटेटिव आंसर किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि ओबीज रनर्स का जो मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस होता है दोनों ही नॉन ओबीज से कम होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपके ओबीज होते हैं, ओबीज रनर्स होते हैं, हैव ग्रेटर एब्सोल्यूट मसल स्ट्रेंथ कंपेयर टू नॉन ओबीज। ठीक है। नॉट ओनली दिस बेटा, एंड्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो एंड्योरेंस पे भी आपका एक आर्टिकल है ना। ये आर्टिकल है बेटा, द इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन बैक एंड कोर मसल एंड्योरेंस एंड फायर फाइटर्स। और बेसिकली इसमें ओबेसिटी पे ही बात की गई है। इन्होंने लिखा है फॉर बैक मस्कुलर एंड्योरेंस द ओबेसिटी मेजर is only significant independent variable in 3 stepwise multivariate regression models, which accounts for 16 to 19% of the variance in muscle endurance। ठीक है। इन्होंने बोला है कि ओबेसिटी के साथ जो बैक मसल एंड्योरेंस है वो 2.9 सेकंड से डिक्रीज कर रही है बेटा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको इसका सपोर्टिंग लिटरेचर का रेफरेंस भी दे रहा हूं, है ना। तो इसीलिए इन दोनों आर्टिकल्स को रेफर करते हुए हम लोग आंसर अभी भी सी ही रखेंगे। ठीक है बेटा, बी शुड नॉट बी आंसर। ओके, मोस्ट लाइकली अभी टेंटेटिव जो आंसर किया है उसमें शायद कुछ चेंजेस हो जाएं। ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। यहां पे भी हमारा पीडब्ल्यू ने जो आंसर की दिया था और जो टेंटेटिव आंसर की आई है उसमें मिसमैच मिल रहा था, है ना। टेंटेटिव आंसर की ने ए को दिया है जबकि हम लोगों ने दिया था बी। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ऑन द न्यूरोनल ट्रांसमिशन। Researchers observed that the application of a specific neurotransmitter resulted in a prolonged depolarization of the postsynaptic neuron। ठीक है। और पूछा है कि इसका मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, है ना।
तो हमारे अकॉर्डिंगली आंसर होना चाहिए बी या फिर सी, बी और सी, ठीक है। आंसर ए तो नहीं होना चाहिए, जो कि टेंटेटिव आंसर की में दिया हुआ है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा? ऐसा बोलने का रीजन है, जरा सा देखो बेटा। प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन एक तो हमें दिखता है बेटा कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल का अगर आप डायग्राम देखोगे एक्शन पोटेंशियल का, तो आपको देखो यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन मिल रहा है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो फेज है, ये क्या है बेटा? प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, ये गाइटन जो फिजियोलॉजी की बुक आती है उसका डेटा है बेटा। गाइटन 14th एडिशन का ये पेज नंबर 101 है मोस्ट लाइकली, है ना। एडिशन के साथ ये पेज नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप लोग चेक कर लेना। गाइटन में ये बात लिखी हुई है कि ये प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है बेटा। तो देखो, आफ्टर अ ब्रीफ रीपोलराइजेशन occurs the action potential then plateaus। जब एक्शन पोटेंशियल प्लेटू करेगा मतलब उतने देर तक प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन रहेगा। क्यों हो रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन परमिएबिलिटी एंड डिक्रीज्ड पोटाशियम आयन परमिएबिलिटी, ठीक है। तो पोटाशियम आयन की परमिएबिलिटी घट जाती है, कैल्शियम की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन होता है इन द कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये मसल की बात है। अगर हम न्यूरॉन की भी बात करें बेटा, तो न्यूरॉन्स में भी हम देखते हैं कि जहां पे ग्लूटामेट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज होता है इन द ब्रेन, वहां पे पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है उसमें प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन होता है, एंड दैट इज प्राइमरली ड्यू टू कैल्शियम चैनल्स बेटा। किसकी वजह से होता है? कैल्शियम चैनल्स की वजह से, ठीक है। और इसीलिए मोस्ट लाइकली जो आंसर होना चाहिए वो बी या सी होना चाहिए, ना कि ए होना चाहिए। तो अगेन हम देखेंगे कि हो सकता है कि टेंटेटिव आंसर की है, इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, तो अभी यू कैन गो विथ बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे आपको मिसमैच मिल रहा होगा बेटा, वो पार्ट 2 से है, सेकंड पार्ट से है, मल्टीपल करेक्ट वाले पार्ट से है। क्वेश्चन नंबर है 52 और यहां पे लंग फिश, दो लंग फिश है एक्स और वाई, इसका ग्राफ दे दिया था और इससे क्वेश्चन पूछा था, है ना। अब देखो, ये है फिश एक्स और यहां पर है फिश वाई के लिए डेटा। सर्कल रिप्रेजेंट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2 फॉर द ब्लड एंटरिंग द लंग्स, ठीक है, एंड ट्रायंगल शोज फॉर द ब्लड एग्जिटिंग द लंग्स, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि क्लियरली जो फिश एक्स है उसमें ऑक्सीजन टेंशन कम है एज कंपेयर टू फिश वाई, क्लियर है। दोनों ही फिश में हमें दिख रहा है बेटा कि जब ब्लड लंग्स में जा रहा है तो वहां पे ये देखिए बेटा इतना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इतना ऑक्सीजन जो है बाई लंग्स ऐड किया जा रहा है, यहां से यहां तक बाई गिल्स, ठीक है। इसमें भी यहां से यहां तक बाई गिल्स, लेकिन ये जो इतना ऑक्सीजन ऐड हो रहा है दिस इज बाई लंग्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इस ग्राफ के बेसिस पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपको उसमें से करेक्ट बताना था, है ना। अब देखो ऑप्शन दिया था, लो CO2 टेंशन इन फिश वाई रिफ्लेक्ट्स डोमिनेंस ऑफ वाटर ब्रीदिंग ओवर एयर ब्रीदिंग। हाँ बेटा ये बात सही है, हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था जब मैं लाइव डिस्कशन कर रहा था, तो ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल गलत था बेटा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो हाई सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन फिश वाई एज कंपेयर टू एक्स इज ड्यू टू एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द लंग्स। अब इन्होंने लिखा है एडिशनल कंट्रीब्यूशन। हाँ भाई, अगर आप ग्राफ को देखोगे तो यहां पे ये जो कंट्रीब्यूशन है ये तो लंग्स का ही है ना, तो लंग्स का भी कहीं ना कहीं कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन तो है ही फॉर द हायर ऑक्सीजन इन फिश वाई एज कंपेयर टू एक्स। और हम लोग देखते हैं बेटा मल्टीपल करेक्ट में अगर मार्जिनली भी कोई स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसको ये लोग कई बार करेक्ट कंसीडर करते हैं। बात समझ में आ रही है? मार्जिनली ही सही, ऑप्शन सी जो है, स्टेटमेंट जो सी है वो भी तो करेक्ट है ना, इसीलिए मैंने सी को भी करेक्ट किया है। ओके, तो सी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है और डी तो बिल्कुल करेक्ट है ही बेटा। तो करेक्ट आंसर हमने दिया है ACD। हालांकि जो IAPT का टेंटेटिव आंसर की है, टेंटेटिव आंसर की इसमें दिया हुआ है A and D ओनली, है ना। तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं IAPT को टू कंसिडर इट, है ना, कि ACD होना चाहिए, ना कि सिर्फ A और D। क्लियर है? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 57, है ना। और 57 में भी आंसर मिसमैच हुआ है और बहुत सारे लोगों का मिसमैच हुआ है ना। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ। ये इम्यूनोलॉजी का इन्होंने ग्राफ दिया था और इस ग्राफ में टाइम का यूनिट क्या है ये मिसिंग है, ये मिसिंग है और इसीलिए इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो गया है। बात समझ में आ रही है? इस ग्राफ को इंटरप्रेट करना मुश्किल हो गया था बेटा, क्योंकि यहां पर टाइम का क्या यूनिट है ये इन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब देखो मोस्ट लाइकली क्या होता है, अगर ये एक्स इन्फेक्शन है, ये एक्स क्या है, फर्स्ट इन्फेक्शन, और डब्ल्यू है सेकंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शन किसी एंटीजन के प्रेजेंस में होता है। जैसे ही एंटीजन का वैल्यू घटता है बेटा, एंटीजन का टाइटर जैसे ही बॉडी में घटता है, मतलब इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वैसे ही बेटा एंटीबॉडी और टी सेल पॉपुलेशन दोनों ही बेटा ड्रॉप करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं कि y जो है, अगर ये टी सेल पॉपुलेशन है तो y की वैल्यू तो ड्रॉप कर रही है। ठीक है भाई, क्योंकि इन्फेक्शन कम हो रहा है तो धीरे धीरे टी सेल का पॉपुलेशन भी ड्रॉप कर रहा है। और अगर ये Z एंटीबॉडी होता तो बेटा एंटीबॉडी का भी पॉपुलेशन डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहां पे नहीं दिख रहा है हमें। बात समझ में आ रही है? इफ Z इज एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी का भी डिक्रीज होना चाहिए। एंटीबॉडी कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे डिग्रेड कर दी जाती है बॉडी में। अगर यहाँ पे टाइम हमें पता होता कि ये कुछ डेज की बात है या कुछ वीक्स की बात है तो हम मान लेते कि जेड एंटीबॉडी है। ठीक है, क्योंकि इमीडिएटली नहीं खत्म होता है, आफ्टर सम डेज खत्म होता है या आफ्टर अ फ्यू वीक्स खत्म होता है, एंटीबॉडी का वैल्यू ड्रॉप होता है। लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं दिया है तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर टी सेल का पॉपुलेशन ड्रॉप कर रहा है तो जेड भी ड्रॉप करता अगर ये एंटीबॉडी है तो। बात समझ में आ रही है? अब यहां तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, टाइम का भी यूनिट नहीं दिया है, इसीलिए जेड को एंटीबॉडी कंसीडर करना इज डिफिकल्ट फ्रॉम दिस ग्राफ। बात समझ में आ रही है? ओके, ये डिजीज थ्रेशोल्ड दिया है। अब आप बोलोगे सर फिर तो फर्स्ट इन्फेक्शन वैक्सीन नहीं होना चाहिए। बेटा हो सकता है फर्स्ट इन्फेक्शन वैक्सीन की वजह से हो सकता है, कई बार अगर लाइव या एटीन्यूएटेड वैक्सीन हैं तो उनसे कभी कभी किसी किसी लोगों में हमें देखने को मिलता है कि इन्फेक्शन हो गया है, सिम्टम्स आ गया है। ठीक है, जो इवेंचुअली ठीक हो जाता है बिकॉज ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, लेकिन कभी कभी कुछ सिम्टम्स मिलते भी हैं इन केस ऑफ वैक्सीन। इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि एक्स या तो फर्स्ट इन्फेक्शन है या फिर वैक्सीन है। बात समझ में आ रही है? या फिर वैक्सीन है बेटा। और डब्ल्यू जो है वो तो सेकंड इन्फेक्शन है ही, सेकंड एक्सपोजर है। जैसे ही एक्सपोजर हुआ तुरंत आपका एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ गया है, टी सेल का पॉपुलेशन बढ़ गया है और उसकी वजह से इन्फेक्शन ठीक हो गया है, डिजीज कॉज नहीं हुआ है। ओके, एंड देयरफॉर हम लोग क्या आंसर लगाएंगे बेटा? देखो जरा सा, हम लोग बोल रहे हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है कि P और Q इंडिकेट्स वैक्सीनेशन एंड एक्टिव इन्फेक्शन रेस्पेक्टिवली, दैट लुक्स करेक्ट। बात समझ में आ रही है? Z इंडिकेट्स किलर टी सेल रेस्पॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इन्फेक्शन खत्म होगा तो टी सेल भी फॉल करना चाहिए था, है ना। और Z फॉल नहीं कर रहा है, इसीलिए हम C को नहीं कर सकते। A में भी बेटा Y जो है वो टी सेल पॉपुलेशन है, ये तो ठीक है, लेकिन Z जो है वो एंटीबॉडी है, ये डिफिकल्ट है बताना। ठीक है, D की बात करें तो Z एंड W इंडिकेट्स फर्स्ट एंड सेकंड इन्फेक्शन पार्टिकल लोड फॉर द सेम इन्फेक्टिव एजेंट्स। ये बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी भी बेटा जाएंगे विद द आंसर B एंड D, जबकि ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने A एंड D दिया है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जहां से ये ग्राफ लिया गया है, जिस बुक से, है ना, फार्माकोलॉजी की एक किताब है वहां से लिया गया है, उसमें बेटा दो ग्राफ दिए गए हैं, है ना, और अलग अलग टाइम का दिया हुआ है, वहां पे कंपैरिजन है, प्लस टाइम जो है वो किस यूनिट में दिया गया है वो भी वहां पे मेंशन है, जो कि यहां इस क्वेश्चन के ग्राफ में मिसिंग है। ठीक है, और उसके मिसिंग होने की वजह से हमारा जो बेस्ट आंसर बनेगा दैट शुड बी बी एंड डी। बात समझ में आ रही है? तो बच्चा परेशान नहीं होना है ना, जो हमने आंसर की दिया है वो ऑलमोस्ट करेक्ट है ना। उसी आंसर की के साथ आप जाइए, जो टेंटेटिव आंसर की आया है आईएपीटी का, मोस्ट लाइकली उसमें कुछ रिविजन्स होंगे। ओके, सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, है ना, परेशान नहीं होना है।